हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए हैं, है ना। अब इन राइट्स को फॉलो करते करते कहीं हम कुछ ऐसा ना कर दें कि हम इस देश के इमेज को ख़राब कर दें, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे कुछ ड्यूटीज़ भी फॉलो करने के लिए कहा है, जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। अब इन ड्यूटीज़ का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। एंड मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने जितने लेक्चर्स अभी हो चुके हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे। जो पार्ट 1 हुआ है एंड पार्ट 2 हुआ है चैप्टर 4 का, वो आपने देख लिया होगा। अदरवाइज़ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब आ जाएगा, बट अगर स्टार्टिंग से करते हुए चलोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये ड्यूटीज़ क्या होती है? जैसे कि हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ बोलते हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स में तो हमें आर्टिकल्स मिल गए, हमें राइट्स मिल गए, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अच्छा, कितने आर्टिकल्स हैं हमारे पास, मतलब कितने राइट्स हैं हमारे पास? 6 राइट्स हैं, राइट। एक कौन सा ऐसा राइट था हमारे पास जो हमने डिलीट कर दिया था? पहले हमारे पास 7 थे, बट उसके बाद हमने डिलीट कर दिया था। कौन सा आर्टिकल था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ओके, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसमें एडेड नहीं थी, ये हमने बाद में ऐड करी ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी ऑफ 1975 और 77, ठीक है, 1975 और 1977 में, ठीक है। तो ये पता हो गया। अब यहाँ पे इंटरनल इमरजेंसी क्यों हुई थी ये मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पे इमरजेंसी क्यों लगी थी, ठीक है। तो हमने ये इस इमरजेंसी के तहत ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। अब यहाँ पे मैं पूछती हूँ आपसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976, 4 + 2 6, 1976, ओके। तो कौन सा क्या हमने ऐड किया था? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ऐड की थी, ओके। ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होती हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं, ठीक है, और एनफोर्सेबल भी होते हैं, बट DPSPs आर नॉट एनफोर्सेबल एंड नॉट जस्टिसेबल, है ना। रिवाइज भी हो गया। अब देखो यहाँ पे कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है ये नॉन जस्टिसेबल होती हैं, ये भी नॉन जस्टिसेबल होती हैं। एडेड मोर फंडामेंटल ड्यूटीज 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी थी जो हमें कम लग रही थी, तो हमने और ऐड कर दी। कब ऐड कर दी? 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वरण सिंह कमेटी। ये आपको याद रखना है कमेटी का नेम, क्योंकि कई बार सवाल आते हैं। स्वरण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटी से, ओके। ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। पार्ट 4A कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 आर्टिकल 51A स्पेसिफाई द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। आर्टिकल 51A 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है पार्ट 4A में। टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, इसके बाद आएंगी। ये हमें बताया गया है कि फॉर एग्जांपल हमें किस किस तरीके की ड्यूटीज़ निभानी है, ये फॉलो करनी है, ठीक है। टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली ये तो करना ही पड़ेगा। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये भी करना पड़ेगा, जो कि आजकल लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। नेशनल एंथम, जो कि हम शायद स्कूल टाइम से करते आ रहे हैं और अब कई लोग भूल जाते हैं, है ना, पर नहीं भूलना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ओके। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, यूनिटी को प्रोटेक्ट करना, यूनिटी हमें बचा के रखनी है। इंटीग्रिटी, अखंडता, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स द ऑल द पीपल, ठीक है, भाईचारा। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, हमारे कल्चर की जितनी भी धरोहर है या फिर बहुत ऐसी प्रेस्टीज जगह है, हेरिटेज जगह है, उनको हमको बचा के रखना है, उनको ख़राब नहीं करना। कुछ भी बना के आ जाओ, वहाँ पे नाम लिख के आ जाते हो, ये नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी होंगी। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो नोबल आइडियाल्स
आइडियल्स, ठीक है, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, डिफेंड द कंट्री। ये नहीं कि कोई आपकी कंट्री की बुराई कर रहा है आप सुन के आ जाओगे, नहीं, डिफेंड करना है आपको क्योंकि आप उस देश के नागरिक हो। प्रमोट हार्मनी, भाईचारा प्रमोट करना है। प्रिजर्व हेरिटेज, जैसे कि अभी मैंने बताया। प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, जो कि हम बहुत ज़्यादा ख़राब करते जा रहे हैं, ठीक है। डेवलप्ड साइंटिफिक टेम्पर, साइंस के तरफ आपका रुझान होना चाहिए, ठीक है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इन्वेंशंस में, रिसर्च में, स्पेशली फॉर यूथ, ठीक है, क्योंकि इससे हमारे देश की ग्रोथ होगी, है ना। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, एआई फॉर एग्जाम्पल अभी काफ़ी न्यूज़ में एआई किसके लिए है? हमारे लिए है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना है। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, एजुकेशन ड्यूटी, ठीक है। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, ठीक है, जिनसे हम भाग नहीं सकते, ये हमें निभानी होंगी एज अ नागरिक ऑफ दिस कंट्री। ओके, आगे चलते हैं। A secular state. Now, what is the secular state? सेक्युलर स्टेट क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर सेक्युलर स्टेट, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर स्टेट के लिए स्टैंड करता है। डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट, ठीक है, किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करते हम, हमारे पास बहुत सारे धर्म है। प्रोविजंस दैट रिवील द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट। अब आप ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इन सारी चीज़ों की वजह से हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर बोलते हैं या फिर इंडियन स्टेट को हम सेक्युलर कह सकते हैं। सेक्युलर एडेड, सेक्युलर जो वर्ड है वो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब प्रीएम्बल में नहीं था, ठीक है, हमने ये कब ऐड किया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में, ठीक है। और क्या ऐड किया बताओ, अभी पढ़ा है जस्ट। Preamble secures to all citizens of India liberty of belief, faith and worship, ठीक है, आपके फेथ को, आपकी बिलीफ को और आपकी वर्शिप को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेट शैल नॉट, ठीक है, ऐसी जब चीज़ आती है तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो ये नॉट हटा देंगे और आपको ऐसे स्टेटमेंट पूरी लिख के दे देंगे। अब आपको बताना होगा कि सही है या गलत है और आप ऐसे पढ़ के बोलोगे हाँ सही है, पर ये गलत होगी क्योंकि यहाँ से आप उन्होंने नॉट हटा लिया है ना। कई बार एब्सेंस ऑफ माइंड की वजह से हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है, आर्टिकल 14। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, किसी के भी साथ धर्म को लेके कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में ये कहा गया है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरीके मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रोज़गार में किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको, आर्टिकल 16 में ये बोला गया है। ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन, हर किसी को अपना धर्म या कोई भी रिलीजन फॉलो करने का हक है। अगर आप चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो, ऐसा आर्टिकल 25 में बोला गया है, ठीक है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शंस शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, आर्टिकल 26 में ये बोला गया है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, कोई भी टैक्स किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर आर्टिकल 27 में बोला गया है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय द स्टेट, आर्टिकल 28, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी भी तरीके की कोई भी रिलीजियस बात या किसी भी धर्म को बढ़ावा देना इट्स नॉट गुड, ओके, आर्टिकल 28। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है, आर्टिकल 29। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, वो बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
Article 30. The state shall endeavours to secure for all the citizens यूनिफॉर्म सिविल कोड. आर्टिकल 44. दिस इज बहुत कॉमन है, ये न्यूज़ में भी आता रहता है कई बार. यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44. ठीक है. द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. आर्टिकल 44. इससे रिलेटेड न्यूज़ भी पढ़ लेना. ठीक है, लिंक करके. अब देखते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एंड इंडियन कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि दोनों कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है वो कनोट करता है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन, मतलब द चर्च, वहाँ पे एक चर्च है ना, और द स्टेट यानी कि पॉलिटिक्स. वो दोनों को ही सेपरेट करता है, अलग अलग है दोनों, सेपरेशन में साफ दिखता है. ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. बट अगर मैं इंडिया की कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है ना. क्यों है? क्योंकि हमारे पास मल्टी रिलीजन है और हम मल्टी रिलीजियस कंट्री हैं. गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली. ठीक है, हम किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देते. हमारे लिए सारे धर्म इक्वल हैं और हम साथ में रहते भी हैं. ठीक है. Constitution has also abolished the old system of communal representations. 1909, 1999, 1935 Act provide for communal representation. ठीक है, जो ओल्ड सिस्टम था उसको हटा दिया था, अबॉलिश कर दिया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की. ठीक है. कब कौन कौन से एक्ट के तहत? 1909, 1919, 1935 एक्ट के द्वारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. अब ये क्या है? ये इलेक्शंस के लिए होती है. ठीक है, ये अडॉप्ट की थी हमने. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इन दोनों के इलेक्शंस के लिए हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट किया था. एवरी सिटीजन ऑफ 18 ईयर्स. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है कि मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि एक जो सिटीजन ऑफ एनी कंट्री है या फिर इंडिया का है वो कब एलिजिबल होगा, या ऐसा क्या रूल होगा, या फिर ऐसी क्या हम एक बेंचमार्क सेट करें कि इसके बाद जो है वो एलिजिबल हो जाए वोटिंग के लिए. तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है जिसमें कहा गया कि 18+ ईयर्स का कोई भी व्यक्ति होगा उसको राइट टू वोट होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन. किसी को इसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा अगर वो 18 साल से ऊपर है. ठीक है. Age of voting is reduced by 18 years from 21 years in 1989. 61st Amendment 1988. Okay, 61st Amendment Act 1988. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या मतलब, क्या दिखाती है, क्या है? मिक्स डेमोक्रेसी, ब्रॉड बेस्ड डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ ब्रॉड लेवल पे. इन्हांस द सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, जो वोटर होता है उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है ना. ठीक है, ओके, आई एम एलिजिबल टू वोट. प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल. अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. सबको है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो. ठीक है. अनेबल्स माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. ओपन्स अप न्यू होप्स. ठीक है, कि भाई ओके, नई सरकार आएगी, अच्छी चीज़ें होंगी, डेवलपमेंट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. विस्टास फॉर वीकर सेक्शंस. ओके. सिंगल सिटीजनशिप. ना सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है? सिंगल सिटीजनशिप यानी कि भारत जो है वो अनेक नागरिकता में बिलीव नहीं करता, वो सिर्फ एक नागरिकता में बिलीव करता है जो कि उसकी खुद की होगी. ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल एंड एनविसेजेस अ डुअल पॉलिटी. हमारे पास डुअल पॉलिटी है सेंटर और स्टेट लेवल पे, बट सिस्टम एक है. प्रोवाइड्स ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप. एक ही नागरिकता प्रोवाइड करते हैं हम जो हमारी कंट्री की है. प्रोविजन फॉर सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म राइट्स फॉर ऑल द पीपल. अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो आप जितने भी राइट्स हैं वो फॉलो आपको मतलब मिलेंगे. ठीक है. इंडिया हैज़ बीन विटनेसिंग कम्युनल राइट्स, क्लास कन्फ्लिक्ट्स. बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंडिया में. कम्युनल राइट्स होते हैं, रायट्स होते हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कास्ट वॉर्स होती है, लिंग्विस्टिक क्लैशेस होते हैं, एथनिक डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं कभी कभी. The cherished goal of the constitution makers to build a united and integrated Indian nation has not been realized. ठीक है. इंडिपेंडेंट बॉडीज़. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी बनाई गई कुछ कामों के लिए. देखते हैं वो कौन कौन सी हैं. प्रोवाइड सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज़. पहली आती है इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है? इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू पार्लियामेंट. ठीक है. स्टेट लेजिस्लेचर,
द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास उसका ये काम होता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन करवाए। ठीक है। कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको क्या बोलते हैं इसको? कैग। ठीक है। कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिट कौन करता है? ऑब्वियसली जो फाइनेंस देखेगा या अकाउंट्स देखेगा वही ऑडिट करेगा। तो सिंपल है, टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के ही ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्पट्रोलर, ऑडिटर जनरल। ठीक है। ऑडिटर जनरल अलग है, कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल अलग है, दोनों अलग अलग होते हैं। ही एक्ट्स एज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कमेंट्स ऑन लीगलिटी एंड प्रोपेरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, ये कौन चेक करता है? कैग। ओके। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मोस्ट मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही प्रेस्टीज कमीशन माना जाता है ये। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज की रिक्रूटमेंट निकालता है, भर्तियां निकालता है, वैकेंसीज निकालता है और उनका एग्जाम कंडक्ट कराता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल पे हो गया, सेम चीज़ है बट स्टेट लेवल पे है। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू स्टेट सर्विसेज। ओके। स्टेट सर्विसेज जैसे कि हमारा, ठीक है, ये है। अब Constitution ensures the independence of these bodies through various provisions like security of tenure, fixed service conditions, expenses being changed on consolidated fund of India। देखो, Constitution ensures the independence of these bodies, कि भाई वो अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट होके अपना काम कर सके वेरियस प्रोविजंस के साथ, लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, जैसे कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो उनका कार्यकाल 65 ईयर्स का होता है। ठीक है। एंड उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। फिक्स सर्विस कमीशन, ठीक है, एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, उनका जो एक्सपेंसेस होता है, उनकी जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड के तहत होती है। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी है जो मैं करा रही हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मस्ट है, जो आप गलत नहीं कर सकते हो, उससे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और आपको 100% करेक्ट करके आने हैं। Rationality behind the incorporation of these provisions is to safeguard the sovereignty, unity, integrity, security of the democratic political system and the constitution। ठीक है। मतलब इसके पीछे इमरजेंसी प्रोविजन के पीछे क्या है कि हमें भाई इन सारी चीज़ों को सेफगार्ड करना है, सोवेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, अखंडता को, सिक्योरिटी। ठीक है। ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बना रहे, कोई भी उसको हार्म ना कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। 3 इमरजेंसीज आती है हमारे पास। ठीक है। पहली आती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी आती है प्रेसिडेंशियल रूल, तीसरी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है। यानी कि जब वॉर होती है, जैसे कि World War I, World War II हुआ था, एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहर से कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा हो, बाहर के देश हम पे प्रेशर कर रहे हो या कुछ और चीज़ें चल रही हों। ठीक है। इन सारी चीज़ों में जब हमारे पास सिक्योरिटी की थोड़ी सी दिक्कत हो तो इसलिए उसको इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी तब लगा दी जाती है आर्टिकल 352 के तहत। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 याद होना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती है स्टेट इमरजेंसी, या फिर मैंने कहा था प्रेसिडेंशियल रूल। दोनों ही एक ही चीज़, दोनों ही मतलब सेम चीज़ है। कभी इसे स्टेट इमरजेंसी कह दिया जाता है, कभी प्रेसिडेंशियल रूल कह दिया जाता है। ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है या फिर सरकार गिर जाती है काफ़ी स्टेट्स में, तब प्रेसिडेंशियल रूल या फिर प्रेसिडेंट का रूल वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, जिसे स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि अभी कौन से स्टेट में अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल रूल लागू था। आई एम श्योर सब बता दोगे। ठीक है।
और या फिर इसे बोला जाता है फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल, आर्टिकल 356। अब आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब कि जो मतलब एक तरीके से हमारे पास कमी हो गई पैसों की, फंड की, इंडिया के पास, हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, या फिर हमारे पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, बहुत हमारा फाइनेंसेस जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब हमें दूसरी बाहर के देशों से या फिर वर्ल्ड बैंक से हमें बोरो करना पड़े तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये आता है आर्टिकल 360 में। ओके, 360 में एक क्विक रिविजन। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट प्रेसिडेंशियल रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, और अब आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, याद होना चाहिए। ठीक है, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है पॉलिटिकल सिस्टम का, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का, कि वो फेडरल इन नेचर है कब, नॉर्मल टाइम में, और यूनिटरी बन जाता है कब, इमरजेंसी के टाइम पे, कि ओके सारा जो कार्यभार होता है, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेंटर खुद ले लेता है बाकी सारी चीज़ों को रोक के। तो ये क्या है, ये एक यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आपको पॉइंट लिखना हो कि यूनिक फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये फेडरल है नॉर्मल टाइम्स में और यूनिटरी है इन इमरजेंसी। ठीक है, तो ये यूनिक फीचर है। ओके, तो आई थिंक 3 टायर गवर्नमेंट, ओके, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब मैं बहुत कम टाइम में चीज़ों को समझा रही हूँ, मतलब बहुत ही शॉर्ट वीडियो होती है, अराउंड 23 और 20 मतलब 30 मिनट्स की होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं होती। ठीक है, तो पार्ट्स इसके आई थिंक एक लास्ट पार्ट 4 आएगा, उसमें जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो या तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेने की, बहुत ही देर में आप पढ़ा रहे हो, बट क्योंकि मैं बहुत इजी वे में समझा रही हूँ और बहुत शॉर्ट टाइम में समझा रही हूँ, तो इसलिए पार्ट्स बन रहे हैं। बाकी अगर मैं चाहूँगी तो मैं इसको 3 घंटे की क्लास भी बना सकती हूँ सारे पार्ट्स को मर्ज करके, बट वो आपके लिए हैवी हो जाएगा देखना। तो हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे बट कंप्लीट करते चलेंगे। तो पार्ट 3 आज हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट 4 जो है वो आएगा। ठीक है, एंड उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड रिविजन करते रहना क्योंकि इट इज़ द कोर। इसको तो आप नहीं भूल सकते हो, इसको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, रिविजन करना। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब टू नोरा और ऐसी वीडियोज़ के लिए।